कार्यक्रम का नाम मुलाकात। हुनर को दिखाने की कोई उम्र नहीं होती, जज्बा होना जरूरी होता है। और आज की हमारी यही खास मेहमान ने साबित किया है, जिन्होंने शादी के 20 साल बाद होने के भी अपने हुनर को छुपने नहीं दिया और मौका मिलने पर अपना नाम रोशन किया है। हमारे साथ है रितु कटारिया जी, जो कि 2018 में हरियाणा की मिसेज हरियाणा रह चुकी हैं। चलिए आपसे मिलाते हैं उन्हें और उनसे जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ पल और हाल ही में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। देखिए। हेलो। हेलो, स्वागत है मैम आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में। मैं आपके साथ रक्षंदा खान हूं और हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेज हरियाणा रही 2018 में नीतू कटारिया जी। नीतू कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नीतू जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि जिस तरीके से शादी के आपके 20 साल हो चुके थे, 20 साल होने के बाद आपने एक खिताब जीता, जिसे मिसेज हरियाणा का आपको खिताब मिला है, आपके सर पे वो खिताब सजा है, तो आप उसको लेकर कितनी एक्साइटेड है? और आप क्योंकि एक प्रेरणा का स्रोत बनी है, कहीं ना कहीं और भी आप जैसी महिलाएं होंगी जिन पे और हुनर होंगे, वो दिखाना चाहती होंगी, या कोई मजबूरी ऐसी रही होगी, या परिवार का कोई सपोर्ट कि नहीं किसी ने आगे बढ़ने दिया, तो आप उन्हें लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल एक्साइटमेंट तो पूरी है, क्योंकि एक लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। 20 साल बाद जो है मैंने जो कभी सपना देखा था कॉलेज टाइम में, वो पूरा किया कि मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है और इस तरह से मेरे भी सिर पे क्राउन लगे। तो एक्साइटमेंट तो पूरी है और इसके बाद लाइफ भी टोटली चेंज हुई है, बिकॉज वो सिर्फ एक ताज नहीं है, वो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी महिलाओं के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं अब एक तरह से रोल मॉडल हूँ। बहुत सारी महिलाएं जो है ये सोचती होंगी कि हमें भी कुछ ऐसा करना है, तो उन्हीं के लिए मैंने अपने आप को पहले एक उदाहरण पेश किया है। जी, मैं पहले कहा था शुरुआत में, आप एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं कहीं ना कहीं हजारों महिलाओं के लिए, किसी एक के लिए नहीं, हजारों महिलाओं के लिए। क्योंकि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं परिवार की उलझने होती है, या कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं होता कि इंसान किसको अपनी खूबियां बताए या क्या बताए कि उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप एक तरीके से प्रेरणा का स्रोत उन महिलाओं के लिए हैं जो अपने हुनर को छुपा कर बैठ जाती है। जी जी, थैंक यू। तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में? और हाँ जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हम नहीं ठानते किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को पाना बड़ा मुश्किल है। और जिस दिन आप खुद ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उस दिन कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो आपको आपके साथ लग जाती है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि आज हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप उस अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले उस पर सोचना स्टार्ट करें, उस पर काम करना शुरू करें। इसमें जाहिर सी बात है कि जब आप अपने परिवार वालों को, एक शादीशुदा महिला अपने परिवार वालों को, अपने पति से, अपने बच्चों से जब ये सब डिस्कस करेगी, तो जरूर उसे ये अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। और शादी होना कोई एक आपके ऊपर बंधन नहीं है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि अब आप एक ससुराल की जो है वो एक इज्जत समझी जाती है कि हमारे घर की बहू है, अगर ये घर से बाहर ऐसे निकली तो आपके ऊपर 2 परिवारों का जो है जिम्मेवारी आ जाती है। तो इन सब के चलते हुए मैंने भी वो सब कुछ फेस किया है। बट जब मैंने अपना सपना अपने परिवार के सामने रखा, तो उन सब ने मुझे जो है इसके लिए मोटिवेट किया, और मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा दी कि अब मुझे मेरे परिवार वालों का नाम रोशन करना है, और किसी तरह से भी उन्हें जो है उनका हेड डाउन नहीं होने देना है। तो बस इसी के चलते अपने सपने में लगी रही और एक दिन ये हासिल किया। जी, बेशक मकसद होना जिंदगी के में बहुत जरूरी होता है। बिना मकसद के आप कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते। तो ये आपने एक मकसद अपना निर्धारित किया था कि हाँ, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, और आप उस मंजिल पर पहुंची भी है। मेरा यहाँ पे आपसे एक और प्रश्न है कि किस तरीके से आपको फैमिली में किस तरीके से सपोर्ट मिला, या कोई ऐसे भी शख्स होते हैं कहीं ना कहीं हमको मिलते ही हैं कि कहीं ना कहीं बोलते नहीं ऐसा ऐसा कैसा ख्वाब है, या घर की इज्जत की बात है, तो आप उसमें किस तरीके से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया?
जी बिल्कुल, ससुराल में आने के बाद, और क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे यहाँ पर पूरा ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। एक हरियाणा में जो हमारे ट्रेडिशन है कि हम सिर ढक के ही घर से बाहर निकलते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और जब आप एक मॉडलिंग इंडस्ट्री को देखें तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस प्रॉब्लम्स हैं बहुत कि हैं जी। हाँ, तो ऐसा कुछ सब कुछ मेरे सामने आया है। घर वालों को सुनने को भी मिला था कि ये तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे जाना, एक बहू को जाना इस तरह से शोभा नहीं देता है, लोग क्या कहेंगे। बट मैंने विश्वास जताया अपने परिवार को, मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि कभी ऐसा होगा ही नहीं। जहां मुझे मेरी संस्कृति को लेके चलने की बात होती है तो मैं अपने परिवार में, अपने गांव में सब वो फॉलो करती हूँ। और जहां मेरी ये मॉडलिंग वाली बात आती है तो मैं वहां अपने सपने पूरे करती हूँ। तो ये मुझे देखना है कि मैं किस तरह से अपने परिवार वालों की इच्छाओं का भी ध्यान रखूं और अपनी इच्छा को भी पूरा करूं। कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि एक सपोर्ट होना, तो वो आपकी फैमिली से आपको पूरी तरीके से मिला, तभी आपने इतना बड़ा जी, खिताब हासिल किया है। मेरा एक एग्जैक्टली। प्रश्न आपसे ये है कि जब आपने ये खिताब हासिल करा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी महिलाएं आपसे जरूर मिली होगी, आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाती होंगी क्योंकि आप साथ में समाज सेविका भी हैं, तो आप किस जी, तरीके से उन महिलाओं को आगे बढ़ाती? क्योंकि हम महिलाओं में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। आप मतलब ये देखिए कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आत्मविश्वास की हम्म, कमी अपने आप में महसूस होती है, तो उनमें आप किस तरीके से प्रेरणा भरती है कि नहीं, इस जी। तरीके से अगर हम कोई हमें रास्ता दिखाए तो उस रास्ते पे हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? उनके परिवार में कुछ ऐसे इश्यूज होते होंगे, तो आप उन्हें लेकर क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। और सबसे बड़ी जो, अगर आज मैं कहूँ कि महिलाएं अगर घर पे बैठी है ना, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है। जी तो मेरा मकसद भी यही रहता है कि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं मुझे देख के खुश होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, और जो हम उम्र है या जो छोटी हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है। तो जी कितना अच्छा लगता है कि आप इतनी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तो मैं उन्हीं से ये कहती हूँ कि आप हिम्मत रखिए, आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, आप अपने परिवार से बात कीजिए जरूर। क्योंकि परिवार जो है वो जब आपको एक तरह से प्यार सम्मान देता है तो वो कभी आपके लिए जो है बुरा नहीं सोचेगा। तो इसी के चलते मेरा जो सबसे बड़ा अहम रोल यही रहता है समाज में पहुंच के, कि मैं महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास भरूं। मैं वहां अगर किसी कार्यक्रम में पहुंच रही हूँ तो मेरा पहुंचने का मकसद यही होता है कि महिलाएं मुझे देख के, या जो समाज के दूसरे सभी लोग हैं वो मुझे देख के एक अपने अंदर आत्मविश्वास जागे कि हम कभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। किसी भी जीवन, जब तक जीवन है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक उड़ान है। जी, उम्र की अब कोई किसी, बेड़ी नहीं होती, आप जी कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ जी। जी, तो आप साथ में समाज सेविका हैं, तो मैं आपको अब आप ही के मुद्दे से लेकर चलती हूँ कि आप हरियाणा से रहने वाली हैं, और हरियाणा में इस टाइम पे कृषि आंदोलन को लेकर बहुत जोरों शोरों से चर्चा है। कहीं ना कहीं जी, खट्टर सरकार पे भी निशाना साधा जा रहा है, और खट्टर सरकार पंजाब में निशाना साध रही है, तो आप इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों का, अपने पूरे देश के किसानों का, अन्नदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज जो है वो इतने करोड़ों लोगों का पेट भर रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में निसंकोच सिर्फ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो मैं तहे दिल से उनको नमन करती हूँ, अपने किसान भाइयों को। और उम्मीद करती हूँ कि सरकार भी उनकी मांगों को देखते हुए उनके लिए जितना अच्छा एक इस कानून में संशोधन हो सकता है वो करे। क्योंकि हर सच्चा जो किसान है वो कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, और जी, हर वैसे भी ये भारतीय। शांति प्रदर्शन है, जी, शांतिपूर्वक देखा गया हमने इस आंदोलन को, हाँ, किसी भी तरीके बिल्कुल से अभी बिल्कुल। भी। पर जो 25 तारीख मतलब 25 नवंबर में जब किसान आंदोलन के लिए शुरुआत हुई थी, किसान इकट्ठे हो रहे थे, तो आपने देखा जी, होगा कि कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर दिल में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है कि जी, हमारे अन्नदाता जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, इस धरती को रोपते हैं, कहीं ना कहीं उनके संग इस तरीके से जो अत्याचार करा गया है, उसे एक प्रश्न उठता है उस पर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। वो जो तस्वीरें आई तो उसमें पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, और उसी के चलते हमने हमेशा सुना है कि जय जवान जय किसान। हमारा देश, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम दोनों ही वहां धरती पुत्र और वो जो माँ भारती के वीर जी सपूत हैं जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, तो वो एक है। क्योंकि वो सबसे पहले, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। आप किसान भी हैं, आप जवान भी हैं, लेकिन आप भारतीय भी हैं।
तो जो तस्वीरें आई वो निसंकोच उनसे आहत हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी मांगों को उठाना हमारा एक राइट है। और मेन तो उस दिन हमारा लोकतांत्रिक दिवस भी था। आप देखें तो 25 नवंबर को हमारा लोकतांत्रिक दिवस भी था। उस दिन हमारा संविधान का दिन था, हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तब इस तरीके से ये सब चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं प्रश्न केंद्र सरकार पर उठता है। तो आपको क्या है कि आपको किस तरीके से इस चीज को बोलना समझाना चाहिए कि लोग किस तरीके से, जो चीज हुई है उन पे पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तो कहां तक ये सही था? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो शांति प्रदर्शन कर रही हैं तो आपने पहले ही इस तरह के उनके ऊपर हल्ला बोल देना और इस तरह का वो करना, और अब जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर वो अपने हक के लिए आगे आए थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया भी, तो मुझे लगता है कि सरकार को वो मुकदमे वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि अपने हक के लिए वो लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान इकट्ठा। अगर आपको लगता है कि उनकी मांगे नाजायज हैं तो आप किसी भी तरह उनको समझाइए। आप सरकार के अंदर हिम्मत होनी चाहिए उन्हें समझाने की। जी, अब तक 4-5 बैठकें हो चुकी है, बैठकें होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया इस मसले का, जो भी है। जी, किसानों की बैठक हो चुकी है। आप देखेंगे पंजाब के सीएम भी आए थे, उस विषय पे आप क्या कहेंगी? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम को कहा कि वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था इस कृषि कानून के खिलाफ, उस टाइम पे तो उन्होंने इस तरीके की रणनीति को सोचा नहीं। और आज जिस तरीके से किसान अपने घर बार को छोड़ के सर्दी में बैठे हुए हैं सीमाओं पे, दिल्ली की पूरी सीमा इस टाइम पे बंद है, आप देख सकती है, रोज हम पे खबरें पहुंचती है, हम दिखा भी रहे हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी कि अमरिंदर सिंह को क्या करना चाहिए था? इसमें देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत मामला है कि अब मुख्यमंत्री कोई है तो वो अपने एक लेवल पे सोच रहे हैं, हम अपने लेवल पे सोच रहे हैं, किसान अपने लेवल पे सोच रहे हैं, तो सबका अपना व्यक्तिगत तरीका है सोचने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब किसान अगर इतनी ठंड के अंदर, और इतने बड़े बुजुर्ग जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा है किसान खेती के अंदर, वो सब वहां पे इकट्ठा हुए हैं और आज का युवा उनके साथ इकट्ठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बड़ी समझदारी से इस मुद्दे को हल करना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां ये चीज दिखाई दे रही है वहां कुछ ऐसा भी था कि किसानों द्वारा जो है गलत कुछ बोला भी गया, तो वो भी चीज सामने आई है, जिससे कि लगता है कि आप सिर्फ एक मोदी विरोधी होने के लिए वहां इकट्ठे नहीं हुए हैं, आप अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये पूरा देश आपके साथ है, आपके हक को जी। वो तो राजनीति तो पक्ष विपक्ष खेल रहा है इसमें, अगर आप देखेंगी तो राजनीति पक्ष और विपक्ष की है। आप देखें, किसान आंदोलन अभी भी जस का तस है, ना किसानों के लिए किसी ने अभी तक सोचा है, ना आगे सोचने की कोई इस तरीके की रणनीति दिखाई दे रही है। पर जो विपक्ष है वो भी अपनी रोटी सेक रहा है, और जो केंद्र की सरकार है वो भी अपनी रोटी सेक रही। पर इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? आप खुद उस जगह से बिलोंग करती हैं और उस जगह की महिलाएं सबसे आगे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को नमन करना चाहूंगी कि जो इतनी हिम्मत के साथ अपने घर को छोड़कर और वहां बैठी हैं, उनकी मदद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों मदद कर रही हैं? क्योंकि आज जो ये लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो पूरा देश जो है एक शक्ति दे रहा है उन्हें कि आप अपने हक के लिए आगे आए। पर समझौता दोनों तरफ से होगा। मैं बार बार यही बात कहना चाह रही हूँ कि समझौता दोनों तरफ से होगा। हम अड़ नहीं सकते किसी बात के ऊपर, समाधान निकालना होगा। आपको 11 दिन हो गए हैं वहां पर इतनी ठंड में बैठे हुए, अपने घर से दूर और इतना संघर्ष करते जी। 11 दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन को आज। जी बिल्कुल। तो 11 दिन बीत चुके हैं, तो दोनों तरफ से ही एक इस मुद्दे को सॉल्व करने की जरूरत है। जहां तक विपक्ष की बात है तो ये तो हमेशा ही चलता है, राजनीति का हिस्सा रहा है कि विपक्ष चाहे कोई हो, विपक्ष के अंदर वो हमेशा इन मुद्दों से जो है अपना मसला हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी विपक्ष से भी रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा अगर आप देश हित में आगे आए और इसके लिए किसानों के साथ खड़े हो आप, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप उन्हें भड़काने के तरीके से खड़े हो। आप किसानों की मांगों को लेकर, और सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी कि केंद्र नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है ना, विपक्ष का ये कहना है कि उसने तो नारा दिया था जय जवान जय किसान। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पे लिखकर कहा था कि हमने तो बोला था जय किसान, पर आज जो केंद्र की मोदी सरकार है वो बुजुर्गों पर लाठी डंडे चलवा रही है।
और उन्हें मार रही है या पानी की बौछारें गिरा रही है, दिल्ली की सीमाएं बंद कर दी गई है। तो इस उससे आप बिल्कुल अगर राहुल गांधी जी का वो ट्वीट मैंने भी बड़े ध्यान से पढ़ा था, और मैं कहना चाहूंगी कि वहाँ कहीं ना कहीं जो है उनकी जो वो ट्वीट था उसमें उनकी भाषा जो है वो अच्छी नहीं रही। भारत आज भी जय जवान जय किसान के नारे पर टिका हुआ है और हमेशा रहेगा, ठीक है, उसके लिए। लेकिन जवान अगर कोई वहां पर उसे अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो जवान जो है वो डायरेक्ट उस किसान के ऊपर डंडा नहीं चला रहा था, और वो एक तरह से सीन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह से वो ट्वीट में दिख रहा है। तो वहां पर जवान अपनी ड्यूटी करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसान अपना काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जवान और किसान आमने सामने आ गए हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर उन्हें रामलीला मैदान में जाने दिया जाता तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता? उन्होंने तो मांगी की थी कि हम चाहते हैं कि हम रामलीला मैदान में जाएं, जहां से हमने केंद्र की सरकार को उठाया था, वहीं पे अपनी आवाज को बुलंद करके उनसे सवाल करें। तो एक तरीके से अगर जाने दिया होता तो आज जो दिल्ली की सभी सीमाएं पर बॉर्डर बंद है, किसान बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़ के, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप ये देखिए तस्वीर अच्छी नहीं है भारत को लेकर, क्योंकि इसकी विश्व में भी चर्चा हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, सरकार को सोच लेना चाहिए था, एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। अगर वो वहां जाना चाहते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो आप इसमें रोक नहीं सकते हैं उनको। अब जिस तरह से बॉर्डर पे आपने उनको रोक दिया है और देश के अंदर कितना फर्क पड़ रहा है इसका, आम जनता कितनी परेशान हो रही है। आप सोचिए कि कितने ट्रक जो हैं वो सामान से लदे हुए बाहर खड़े हुए हैं, वहां पर कितना नुकसान हो रहा है। रोजी को भी एक तरीके से प्रभाव पहुंचा है, रोजगार को लेकर भी, और जो ट्रक मालिक थे उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार को भी थोड़ा सा नरम रवैया रखने की जरूरत है, क्योंकि यही एक किसान है जो देश को समृद्ध बनाएगा। और किसान को उम्मीद है अपनी सरकार से, जहां उम्मीद होती है वही मांगा जाता है। तो इसमें अच्छी बात है कि ये आंदोलन अब हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को एक आपसे उम्मीद जागी है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए ना आप, कि आज तक जो है इतने 70 सालों में किसान को नहीं मिला, उसने मांग नहीं की, क्यों? क्योंकि वहां उसे उम्मीद नहीं थी। तो अब इसका सकारात्मक दृष्टिकोण, और वो तो कह रहे हैं कि ना कि हमें ये तीनों कानून को रद्द करना है। ये जो 3 कानून है, हमें इन तीनों कानून को चाहिए ही नहीं। जो हम पहले जिस तरीके से थे हम उसमें खुश हैं। उनका कहना ये है कि अब पहले तो वो एमएसपी पे फिर भी तैयार हो गए थे, अब वो चाहते हैं कि हम एमएसपी पे भी तैयार नहीं होंगे। तो उसको लेकर क्या आपका जवाब होगा? जहां तक मैं समझती हूँ कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं और जो किसान हैं और सरकार के भी जो आला ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू अगर ये 3 कृषि कानून लाए गए हैं तो बदलाव, तो देखिए बदलाव होना जरूरी है। कब तक आप पुरानी बंदिशों के ऊपर चलते रहेंगे? आज आपको खुले में, आपको हर जगह फसल बेचने का एक मौका दिया जा रहा है। और जहां एमएसपी की बात हो रही है, सरकार बार बार दावा कर रही है कि आपके एमएसपी बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। तो अगर मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप 101% ये कह रहे हैं कि वो प्रभावित नहीं होगा, तो आप लिखित में दे दीजिए ना उन्हें। जब फैक्ट्री से निकलने वाले हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, तो किसानों की फसल के लिए एमएसपी क्यों नहीं लिखा हुआ? तो ये जरूरी है कि, और वो जो चीजें बन रही हैं फैक्ट्री से, जो चीजें निकल रही है, वो किसकी हैं? वो किसान की तो देन है। तभी तो आपको जो है गेहूं मिल रहा है, आपको अनाज मिल रहा है, आपको आटा मिल रहा है, आपको बिस्किट मिल रहे हैं। वहां पर एमआरपी निश्चित है, वो एमआरपी लिखा हुआ आएगा। तो एमएसपी के लिए जो ये सब कुछ बातें हो रही है, थोड़ा सा सरकार आगे आए, थोड़ा सा किसान, मेरे पूरे देश के किसानों से रिक्वेस्ट है और मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि किसी ना किसी तरह से आप एक बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि ये देश बहुत ही आपका जो है हमेशा ऋणी रहेगा। कभी किसान का हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, लेकिन आप भी किसी के बहकावे में आकर जो है इस तरह के देश में अराजकता का माहौल नहीं होना चाहिए। आप नहीं, उन्होंने तो कहा ही है कि हम अभी तक, उन्होंने किसी इस तरीके की कोई अभी तक कोई, हमें किसी भी जगह से आप देख लीजिए, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या फिर हरियाणा के आसपास के इलाके हो, कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिसमें पता हो या इस तरीके की कोई तस्वीर देखी हो कि ये जो शांतिपूर्वक आंदोलन है ये अशांति में बदला। अभी तक ऐसा कहीं नहीं है। पर ये कि जो बैठक का सिलसिला है उसमें भी किसानों का कहना था कि हमें ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जत्थे को, क्योंकि कहीं से कहीं पूरे किसानों का अगर जत्था देखा जाए तो 200 से ज्यादा होगा, पर 35 किसानों के मंत्रियों को बुलाने से क्या समस्या हल हो सकती थी?
हो सकती है, अगर समस्या हल करना चाहेंगे तो हर समस्या का समाधान है। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? जी और जब जब किसान इतना खुश होकर अपने खेती करेगा तो वो खुशहाली इस देश में ही तो आएगी, जी कि भारत देश ही तो समृद्ध होगा। तो फिर इस बात को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार जो है वो अपने लिए गड्ढा खोदेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार आपके लिए कोई अच्छा कानून लेके आ रही है तो थोड़ा बहुत हम उसमें समझते हैं, उसको देखते हैं। अगर वाकया में ही हमें उससे नुकसान हो रहा है तो वो फिर उसके पहलू पर विचार करना बहुत जरूरी है। जी, तो वो यही चाहते हैं कि अब विचार हो। और आपने भी जिस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया, मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगा हमें आपसे जानकर। और जिस तरीके से आपने महिलाओं को लेकर और अपने हुनर को दिखाया, उसके लिए भी मैं आपको बोलूंगी कि आप एक प्रेरणा बनकर उभरी है सभी के लिए। और हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।